वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ। लेकिन अभी ये क्लासेस जो होने वाली है ना, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको हम सजेस्टेड क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला है, जो कि 2025 में साइंस का एक सेक्शन है जो फिजिक्स बोलते हैं हम लोग ना। फिजिक्स से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसमें आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको याद करने में आपको आसानी मिले और ढूंढना ना पड़े, ठीक है। यह 100% जो 100% चांस है, लगभग क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो अपने से तैयारी को कंटिन्यू अच्छे से कर सके, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, एक एम्पियर का डेफिनेशन यानी परिभाषा दें, क्या होता है ना। एक एम्पियर हम लोग जिसको बोलते हैं, एक एम्पियर क्या होता है? एक कूलम आवेश को, है ना, किसी चालक तार में जितने सेकंड, एक सेकंड में अगर वो लेके जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एक कूलम बोलते हैं। वही कह रहे हैं, जब किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलम आवेश का प्रवाह जो होता है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा ही एक एम्पियर कहलाती है। क्या बोले आपको हम कि एक कूलम आवेश को जितना सेकंड में, यानी वही होता है, किसी चालक तार में कोई वायर है, उसमें एक सेकंड में एक कूलम आवेश जितना भी आवेश को प्रवाह करता है, प्रवाह होता है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा को ही बोलते हैं हम लोग एक एम्पियर कहते हैं, ठीक है। और उसको अब देखो डिनोट किसको करते हैं, किससे करते हैं। सबसे पहले बात समझने वाली बात है, इसको समझना, है ना। गणितीय रूप पूछेगा तो क्या होता है, तो एक एम्पियर बराबर होता है हमारा, कितना होता है? एक कूलम बटे एक सेकंड, ठीक है। इसको याद रखना। विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है, उपयोग किया जाता है किसका? एमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चा? एमीटर का उपयोग करते हैं, है ना। विद्युत धारा क्या है हमारा? एक अदिश राशि है। अदिश राशि आपको पता होगा, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा, जिसमें सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है ना, और दिशा नहीं होता है। अगर जिसमें दोनों चीज होगा, वो क्या होगा? हमारा सदिश राशि हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट। और क्या है हमारा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? एम्पियर होता है। यहाँ से बहुत आपको समझ में आया होगा, इसको याद करना, ठीक है। आगे है क्या, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय ऊर्जा हमारा होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखो, एक सिंपल सी बात जानो कि हमारा जो होता है परमाणु, एटम जो होता है, वो छोटे छोटे परमाणुओं से, परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम ब्रेक कर दें, एक एटम है, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, है ना। ये क्या होता है? तोड़ो या फिर हल्के छोटा छोटा अणु मिलकर एक बड़ा सा बन जाए, तो उसमें जो एनर्जी बाहर निकलता है ना, वही कहलाता है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं हम लोग, ठीक है। हम क्या बोले, जब किसी भारी परमाणु को छोटे छोटे परमाणुओं में तोड़ा जाता है, या दो दो हल्के परमाणुओं को मिलाकर एक भारी परमाणु बनाया जाता है, इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और यही ऊर्जा जब मुक्त होती है ना, यही ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग? तो मुक्त ऊर्जा, यही मुक्त ऊर्जा कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा। तो आप इसको सिंपली फॉर्म में आप ऐसे याद कर सकते हो। मान लो कोई एक एटम ए है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, ये छोटा छोटा हमारा A1 मान लो, और क्या हो गया हमारा A2, और ये क्या होगा हमारा A3। इस तरह से टूटता है। जब ये कोई चीज टूटता है तो उसमें ऊर्जा निकलता है। या फिर मान लो क्या हमारा है, ये A1 है, और प्लस क्या हमारा A2 है, इन दोनों को मिला दो तो हमारा बन जाता है ए एटम बनता है। जो अगर जो चीज मिलाओ या फिर तोड़ो, उसमें जो ऊर्जा बाहर निकलता है, वही ऊर्जा हमारा क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं क्या है ना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार अगर इसको याद कर लेना, किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध जो होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, चालक तार की लंबाई पर। सर, तार की लंबाई बढ़ाने से क्या होगा? जितने तार लंबे होंगे उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। इसको याद रखना। प्रतिरोध क्या होता है? जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होता है, उसको जो रुकावट, प्रवाह होने में जो रुकावट डालता है, उसी बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यानी कहेंगे क्या, चालक तार की जितनी अधिक लंबा होगा,
तार लंबा होगा तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, तार कम होगा तो रुकावटें भी कम होगी। क्लियर है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहाँ अनुप्रस्थ काट यानी एरिया जो होता है हमारा, मान लो कोई वायर हमारा इतना मोटा तार है, ठीक है, कोई वायर है इतना पतला तार है, तो कहने का मतलब है उसका जितना ज्यादा क्या होगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध जो देखो कहने का मतलब है वह आर बराबर क्या होता है, 1/a है। यानी हमारा ये क्षेत्रफल को क्या करोगे, बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम करोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा इसका कहने का मतलब है। किसी चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और यह तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान को इंक्रीज करोगे तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्लियर है। हमारा सिंपल सी बात है, इसको समझ में क्या आना चाहिए कि सर हमारा जो अगर बोले किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है बच्चा, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, किस नेचर का है, और तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। चौथा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जिसको इसको कहेंगे, जो हमारे आंख में दृष्टि मतलब आंख, तो हम देखो देखने के वाला। दृष्टि दोष एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जिसमें आंख वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यह आंख के अंदर प्रकाश के फोकस करने की क्षमता क्या करती है, होने वाली समस्या के कारण होती है। यानी हमारा जो इमेज होता है ना, दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति के पास दूर स्थित और निकट स्थित वस्तु को देखने के वास्ते में क्या होता है, कहने का मतलब दूर स्थित वस्तु और नजदीक वाली वस्तु को देखने में क्या होती है, परेशानी होती है। कहने का सिंपल बात यही है, हमारे आंख में जो होता है रेटिना होता है और रेटिना पे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा सिंपल सी बात है कि जो हमारा क्या होता है, दूर स्थित और पास स्थित वस्तु को कोई आदमी देखने की क्षमता खो देता है, उसी कहते हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। तो ये तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, विद्युत विभव की परिभाषा दें और इसका एसआई मात्रक लिखें। विद्युत विभव क्या होता है, तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। मान लो कोई हमारा क्यू चार्ज है, इसको हम अनंत से ला रहे, ये हमारा इन्फिनिटी है और हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा क्यू चार्ज को हम लोग यहाँ तक ला रहे हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करता है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसको हम लोग विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। V बराबर क्या होता है बच्चा, W/Q होता है। इसको दिमाग में रखना, ठीक है। जहां V हमारा क्या है ना, V विद्युत विभव है जिसका मात्रक वोल्ट होता है, और W क्या होता है, हमारा कार्य होता है जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। Q क्या होता है, हमारा आवेश होता है। Q हमारा क्या होता है, आवेश होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना। जो हम आगे लिखे हुए हैं इन सभी चीजों को आपको बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है बच्चा, है ना। अब देखो, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव भी एक क्या है, हमारा अदिश राशि है। यह भी क्या होता है, उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर क्या होती है, प्रवाह होती है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ये जाता है, हमेशा इसको याद रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव एक दूसरे से संबंधित है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव पे ही डिपेंड करता है, एक दूसरे का रिलेटेड है। इसको याद रखना माइंड में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा बच्चे क्या है, इसमें देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखो अवतल लेंस का क्या काम है, हमारा अवतल लेंस जो होता है कुछ ऐसा बना होता है क्या, जब हमारा क्या इसमें पड़ेगा तो ये हमारा पड़ के टकरा के वापस जाता है। जब ये पड़ेगा ये क्या होगा, इसको टकरा के वापस जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये टकरा के वापस जा रहा है, कहीं पे केंद्रित नहीं कर रहा है, ये एक जगह के यहाँ जमा करता हुआ प्रतीत होता है, बट ये काटता नहीं है, ये फैला रहा है। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, तो यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो इसको याद रखना। इसका नेचर होता है, जिसका अवतल लेंस का जो होता है नेचर होता है, क्या कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रकाश किरणें लेंस से गुजरती है तो लेंस के दूसरे ओर जाकर फैल जाती है, यानी किरणें एक दूसरे से दूर हट जाती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अब आता है सर अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। दूरबीन में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, कैमरा में करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं, इन सभी जगहों पे इसका उपयोग
किया जाता है, इसको माइंड में रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ और जानने वाली बातें क्या है। अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से क्या होता है? हमेशा याद रखना, छोटा होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चे? निगेटिव होती। कैसी होती है? निगेटिव होती है, याद रखना। हाँ, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? निगेटिव होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सौर सेल विद्युत उत्पन्न करने के, सौर सेल से जो विद्युत उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे क्या लाभ है सर? तो सबसे पहली बात है, सौर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या है? इसका उपयोग जो होता है इसको उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। सौर सेल क्या हुआ? सूर्य से चार्ज होने वाला ये क्या होता है? सबसे पहले इसमें प्रदूषण को नहीं फैलाता है। इसका रख रखाव करना हमको कम स्थान होती है, जैसे एलपीजी बोल लो। एलपीजी से हम जो जलाते हैं, हमारा जो गैस सिलेंडर है वो हमारा क्या होता है? ऊर्जा ज्यादा देता है, रखना भी आसान है, और उसमें क्या होता है? हमारा प्रदूषण भी, धुआं भी कम देता है, प्रदूषण भी, है ना। ये सच है। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, और है ना, लगभग ये सौर सेल, गलती है लिखा है सौर सेल, तो ये लंबे समय तक, अगर बोला जाए यह लंबे समय, कई सालों तक ये चलता है। अगर इसका देखा जाए ड्यूरेशन, जो टाइम पीरियड का ड्यूरेशन होता है, अगर हम बोले इसमें, तो लंबे समय तक चलता है। ये क्या चलता है? लंबे समय तक इसमें चलता है, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, समय, लंबे समय तक चलता है ये जो हमारा सौर सेल है, ये लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है। तो ये हमारा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बच्चे क्या है कि धातु के आवरण वाले विद्युतीय संयंत्रों को भू संपर्क करना क्यों आवश्यक है? धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भू संपर्क करना क्यों आवश्यक है? तो याद रखना, सबसे पहली बात, धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भू संपर्क करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय होता है, क्योंकि जितने देखो, इससे विद्युत आघात से बचा जा सकता है। यानी हमारा जो होता है, किसी कारणवश, जान लो, सुनिश्चित करता है, यदि किसी कारणवश विद्युत उपकरण में खराबी आ जाए, मान लो कोई खराबी आ गया, तो विद्युत धारा धातु के आवरण को छू ले तो वह सीधा जमीन के अंदर चल जाता है, और जिससे व्यक्ति को झटका नहीं लगता है। यानी हमारा जो विद्युत में तार होता है वो हम क्या करते हैं? अर्थिंग वायर भी कर सकते हैं उसको, वो हमारा प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, झटके से हमको बचाने का काम करता है। जीवाश्म ईंधन की कमी क्या है? कमियां हैं, तो जान लो जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है। तो यह क्या करता है? जीवाश्म ईंधन जो होता है, जो जीवों के अवशेष से बना होता है, उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इससे प्रदूषण फैलता है, याद रखना, धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा। गोईठा जलाते हो ना, गोईठा गोबर, उसको जलाते हो धुआं निकलता है। कोयला जलाते हो, देखते हो उससे धुआं कितना निकलता है। तो ये प्रदूषण फैलाने का काम करता है। इसके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आएगी, तो धुआं ज्यादा होगा, उससे बीमारियां स्वयं फैलेगा। यह सीमित संसाधन होता है, इसका ज्यादा उपयोग करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा। बच्चे समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन अगला हमारा, हम लोगों को देखो क्या है, नाभिकीय ऊर्जा हम लोग पढ़े थे, तो वो दो तरह का था, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। जिसमें हम लोग क्या करेंगे? नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है बच्चा टूटना। मान लो हमारा ए नाभिक है, एटम है, इसको तोड़ा गया, तो ये क्या हमारा बन गया? एक A1 और दूसरा बन गया हमारा A2। इस जब ये टूटता है तो इससे हमारा क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? हमारा ऊर्जा निकलता है। यही ऊर्जा जो कहलाता है, क्या कहता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? नाभिकीय विखंडन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु छोटे परमाणुओं में टूटता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब चीजें ना। तो विखंडन एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है, इस चीज को दिमाग में रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। विखंडन से रेडियोधर्मी पदार्थ निकलता है ना, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलता है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो होती है हमारा, बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, परमाणु बिजली घरों में विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। इसको याद रखना। हम लोग जो बोलते हैं परमाणु एटॉमिक एनर्जी जो होती है बिजली घरों में, जो क्या होता है वहां पे क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया होती है? विखंडन, नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु हथियार, परमाणु बम जो होता है, उसमें भी क्या होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है ना। इसको नियंत्रित करके किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। विस्फोट जब करता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उससे निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? देखो उसी का दूसरा आ गया, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो
हल्के परमाणु आपस में मिलकर के क्या होता है, एक नाभिक बनाता है और भारी नाभिक बनाता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है ना। समझो, विखंडन में टूटा, संलयन में जुटेगा, जुटने से एक बड़ा सा एटम बनाता है। विखंडन में क्या होता है, बड़ा सा एटम टूट के छोटा बनता है, और संलयन में क्या होता है, जो छोटा छोटा जुट करके एक बड़ा बनाता है। ठीक उसको उल्टा विक्रिया है। जैसे हमारा सूर्य में जो होता है हाइड्रोजन, सूर्य में जो हमारा ऊर्जा निकलता है, वो कौन सा प्रक्रिया होता है उसमें, नाभिकीय संलयन। वो हाइड्रोजन जो होता है, वो हाइड्रोजन जुट करके क्या बनाता है, वो हीलियम बनाता है, और इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसको याद रखना। वही बात लिखा है, सूर्य में हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में जुड़ करके हीलियम का नाभिक बनाता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग, है ना। हमारा जो अवतल दर्पण भाई साहब, इसका उपयोग क्या है। हम लोग लेंस पढ़े, अब दर्पण में देख रहे हैं। तो सबसे पहला बात, इसका हम बहुत सारे उपयोग लिखा दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा सौर भट्टी के रूप में भी उपयोग क्या जाता है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, उसमें भी हमारा अग्रदीप में, हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी क्या जाता है, दूरबीन में क्या जाता है, रोगियों के कान, नाक, मुंह, है ना, देखने में डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है। यह, हाँ, और उत्तर अवतल लेंस को ही कहते हैं क्या, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और आवर्धित होता है। वास्तविक और उल्टा क्या होगा, आवर्धित होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा उल्टा दोनों बनता है। यानी अवतल दर्पण में जो होता है, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर वो हमारा काल्पनिक और वस्तु के से बड़ा प्रतिबिंब सीधा बनाएगा, और वस्तु से क्या बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये सब पॉइंट है जो क्वेश्चन बनाता है यहाँ से। ठीक है। अब आता है हमारा क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं। तो देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत सारा हमारा निम्नलिखित है। याद रखना, उत्तल दर्पण का उपयोग हमारा निम्नलिखित है। पहला जो हम देखते हैं क्या, इसमें गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। कारखाने में सुरक्षा दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कारखाने में सुरक्षा दर्पण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एटीएम मशीन में भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सड़क के मोड़ पर भी क्या होता है, हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चा, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण दें। देखो, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय मतलब होता है जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, है ना, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो पहले बोलेंगे जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अर्थात ये अनवीकरणीय संसाधन है। बल्कि यह अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि लाखों वर्ष का समय जीवाश्म ईंधन के बनाने में लाखों वर्ष लगता है, और सीमित मात्रा में पृथ्वी में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है ना। सीमित मात्रा होता है, यानी ये हमारा सीमित मात्रा में पाया जाता है। इस एक बार खत्म हो जाने पर एक पुनः इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखना, है ना। फिर इसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक बात समझना क्वेश्चन का यही है कि जीवाश्म ईंधन हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ये क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसको बनने में लाखों समय लगता है, और जब एक बार खत्म हो जाएगा तो इसको फिर बनने में लाखों समय लगेगा, इसलिए बोलते हैं इसको नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा हमारा क्या, ओम का नियम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बताएंगे। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपको 2 नंबर वाला में पूछा जाता है। ठीक है, और सारे के सारे बच्चे अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या था, क्या, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी चालक से प्रभावित होने वाला विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो धारा जो होता है वो समानुपाती होता है विभवांतर का। ठीक है, तो या बोल सकते हैं विभवांतर समानुपाती होता है धारा का। और यही जो हम लोग लिखते हैं, इस समानुपाती को हटाने के लिए लिखते हैं हम लोग क्या, आई आर। इसको हम लोग लिखे हैं यहाँ पे गणितीय रूप में लिखे हैं, इसको याद रखना। जहां पे क्या है, हम लोग बोलेंगे इसका, जहां पे जो V बराबर वोल्टेज होता है, इसका वोल्ट में लिखते हैं, इसको विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध को ओम लिखते हैं। ओम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा दृष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। दृष्ट धारा जो होता है बच्चे समझो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है ना। वैसी धारा जो सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित होता है उसको दृष्ट धारा कहते हैं। इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। लेकिन ये जो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, ऊपर नीचे करके ऐसे चलता है। ठीक है, तो ऐसी धारा जो
समय अंतराल में इसकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। इसका दूसरा क्या होगा, इस धारा का परिणाम और दिशा एक नियत होता है। इसका कितना धारा जाएगा और किस दिशा में जाएगा, दोनों डायरेक्शन फिक्स होता है। इसका परिणाम एवं दिशा दोनों क्या होता है, बदलते रहता है, हमेशा वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा, उसका परिमाण भी चेंज होगा, है ना। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। मान लो हमको बैटरी है मेरे पास, हम बैटरी से बाहर हमको लेकिन दरवाजे पे लेके जाना है, तो हमको क्या होता है, ज़्यादा उसमें ऊर्जा लगेगी और वो ऊर्जा बाद में ज़्यादा समय तक चलेगा, वही नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, इस देखो इसको हम जानते हैं क्या, इसमें दिशा परिमाण दोनों बदलता है, तो हम जान गए। इसमें क्या, एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। ट्रांसफार्मर की मदद से धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, किसमें, दृष्ट धारा में, जबकि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, इसे विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, जबकि इसमें विद्युत लेपन किया जा सकता है। इसमें बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। ये हमारा दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर था। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चा है, इसमें क्या है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो होता है लाल क्यों प्रतीत होता है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है, इसको सिंपल जाना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन, शॉर्टकट में अगर बोलेंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन आप समझेंगे क्या, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने के कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, लंबा दूरी तय करता है ना। तो अब इस दूरी को दौरान, इस लंबी दूरी के दौरान बैगनी, नीला, हरा रंग प्रकाश के वायुमंडल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, हो जाता है। इन रंगों के प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में लाल और नारंगी रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है ना, हमारे आंखों तक पहुंच, इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो होता है हमारा सूर्य से लाल रंग दिखाई देता है। अब बहुत ही देखो, ये सिलेबस में क्वेश्चन था नहीं, इन्हें पूछ दिया। क्या कह रहा है, तारा और ग्रह में अंतर। तो पहले देखो, तारा और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है, याद रखना। तारा को अपना प्रकाश होता है ना, तारा अपने प्रकाश से चमकता है, जबकि ग्रह का नहीं होता है। और तारे गर्म गैस बनाते हैं, जबकि ग्रह धातु और गैसों से बने होते हैं, इसको याद रखना। अगला क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं, क्या होते हैं, तारे जो है टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं है। तारे में तापमान ज्यादा होता है, जबकि ग्रह का तापमान कम होता है। तारे अपनी मंदाकिनी में घूमता है, जबकि ग्रह अपने तारों का परिक्रमा करता है, इसको याद रखना। तारों पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन ग्रह पर संभव है, यानी हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, हम लोग का जो है क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, इसको देखना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है हमारा। देखो, ये हमारा दर्पण है, नीचे वाला प्लेन सरफेस है। आने वाला किरण को आपतित किरण बोलते हैं, यहाँ से जब जाता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो हम लोग डालते हैं इसको बोलते हैं लंब डालते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये बोला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। और ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसको याद रखना। यहाँ लिखा हुआ है क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है, याद रखना। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। इसको समझें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है ये चेंज होगी, ये आपतित किरण है ना, ये अपवर्तित किरण है, ये डाइवर्ट हुआ और ये हमारा मीडियम होता है। इसको गुजरने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, सघन से विरल माध्यम में जाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना। अब सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर, और विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, देखो दूसरा ये बात है कि नहीं, दो माध्यम में प्रकाश ये किसी निश्चित वर्ण यानी रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या एक अनुपात होता है, नियतांक होता है ना। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी साइन आई बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसको एन से डिनोट करते हैं। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है,
अपवर्तन कोण, एन क्या अपवर्तनांक है। ठीक है, हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है और अगला लेक्चर इसका और आएगा, पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट भी आएगा, इसको आप लोग देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और हम विश्वास करते हैं, दिलाते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को, मोर देन क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई अच्छे से करो।